सारे भाइयों ने राम राम भाई। विजन एचसीएस यूट्यूब चैनल की तरफ से सब ने किसानों ने भाइयों ने सब ने राम राम। यू प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी थी, जिसमें कि बीपीएल वो बिलो पॉवर्टी लाइन भाई गरीबी रेखा तक नीचे वाले लोगों तक गैस दी गई है, ताकि महिलाओं को दिक्कतें ना हो, चूल्हे में रोटी ना बनानी पड़े, जिससे प्रदूषण कम हो। लेकिन क्या हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद करवा दी। क्यों करवा दी भाई, और क्यों शुरू करी थी? यह शुरू करी थी लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भाई, महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी। लेकिन एक्चुअली रीजन क्या था कि भाई लोग गैस के आदी हो जाएं। ठीक है, गैस सस्ते में दी, सब्सिडी पे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों ने डांगर रखने छोड़ दिए, डांगर रखने कम कर दिए तो दूध गया, लस्सी गई, घर का घी गया, गोबर गया, यानी कि गोसे गए। ठीक है, और भाई खेत में किसानों के लिए जो देशी खाद थी वह आ गई, जिसकी जगह डीएपी और यूरिया कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, और डीएपी यूरिया से धरती की उपजाऊ शक्ति गई। अब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो बंद कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी, गैस सिलेंडर भी लिमिटेड कर दिए। ठीक है, और वो भी महंगे कर दिए। और जो किसान आंदोलन चला रखा है, किसानों ने चला रखा है कि भाई एमएसपी को लेकर के, ठीक है, सरकार ने एक कानून बनाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश होना चाहिए भाई, एमएसपी जो है वो एक फिक्स कर देना चाहिए भाई, इससे कम तो किसान की फसल खरीदी ही नहीं जाएगी, ज़्यादा दाम कितने भी हो। सरकार हर साल अपना एमएसपी बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन घटाओ ना, एक फिक्स रेट होना चाहिए भाई, इस रेट से कम जो है धान की फसल या गेहूं की फसल नहीं खरीदी जाएगी, जिससे किसान अपने आप को सेफ समझें। अब क्या करती है गवर्नमेंट कि भाई इस साल गेहूं का रेट 1200 है, अगले साल 2500 है, उससे अगले साल फिर 1400 कर दिया, यानी कभी बढ़ा रही है कभी घटा रही है, जबकि खाद के दाम वही रहेंगे। खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलता है, ट्यूबवेल बिजली से चलता है। और अब जो सरकार ने ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हैं वो भी देने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवा दिए, उनके अंदर एक चिप डलवा दी ताकि उसको हम रिचार्ज करवाएं और अपना बिजली का यूज करें। अब एक खेत के अंदर किसान तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर को रिचार्ज करवाने में रह लेगा, क्या तो वो बचाएगा और क्या खाएगा और क्या बेचेगा। और दूसरे नंबर पे अब ये जो अब अडानी है, अंबानी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसानों से ही तो खरीदेंगी। ये जो नया कृषि बिल आया है, किसानों से सारी फसल खरीद देंगी। और किसानों से फसल खरीद ली इन्होंने सस्ते में और अपने गोडाउन में कर ली स्टोर, और उसके बाद बढ़ा दिए अगले साल दाम। ठीक है, किस चीज़ के? अनाज के। तो अनाज वैसे भी बिकेगा, बहुत महंगा बिकेगा, गरीब आदमी उसको नहीं खरीद पाएगा। दूसरे नंबर पे अनाज से जो आटा बनता है, आटे से बनने वाली जो चीज़ें सारी हो जाएंगी महंगी। अगर कोई ये सोच रहा है भाई कि मैं तो किसान नहीं हूँ, तो फ़र्क तो उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आटे से बनने वाला चाहे वो सूजी है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो ब्रेड है, वो सब के सब महंगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसान तो जाग गया, किसान पूरे देश का एक हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ की प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को कि भाई हम इनको बांट नहीं पा रहे धर्म के आधार पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में किसान, और चारों के चारों इस आंदोलन में इकट्ठे खड़े हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को रास्ता भी नहीं मिल रहा कि भाई इनको डिवाइड कैसे करें। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है जी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी अभी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र कब माना जाता है? लोकतंत्र तब माना जाता है जब लोगों का लोगों के द्वारा, लोगों में से ही लोगों के लिए शासन है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग यानी कि किसान इतने दिन से, यानी कि 58 दिन के 58 या 57 दिन के आसपास हो गए हैं इनको बैठे, इतने दिन से अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सुनाई नहीं कर रहा। यानी कि लोगों का तंत्र कहाँ रह गया? ये तो इनडायरेक्ट रूप से राजतंत्र हो गया। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या होता है, विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून अगर गलत हैं तो कोर्ट उनको कैंसिल कर सकता है।
यानी कि विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और न्यायपालिका ये देखती है ये कानून अगर पब्लिक के हित में नहीं है ना तो उसको समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ तो जो न्यायपालिका है वो तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं करी है। अभी ठीक है, ये कोर्ट में चला गया केस, ठीक है, तो देखते हैं अब न्यायपालिका इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है। क्या न्यायपालिका विदाउट अंडर प्रेशर होकर के, फ्री होकर के, एक स्वतंत्र होकर के अपना निर्णय सुनाती है? जबकि क्लियरली नजर आ रहा है कि इस किसान के लिए जो कानून बनाए हैं ये तीन, भाई ये डायरेक्ट किसानों के लिए हानिकारक हैं। देखते हैं कहाँ तक न्यायपालिका किसानों की सुनती है, क्योंकि अगर न्यायपालिका और प्रेस किसी भी देश के दो मेन स्तंभ होते हैं, अगर ये दोनों के दोनों स्तंभ अच्छे से अपने कार्य ना करें तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। उस देश में लोकतंत्र समाप्त होकर राजतंत्र शुरू हो जाता है। अब ये मोदी ने कहा भाई सेकंड कोरोना, अरे कहाँ पे कोरोना है भाई? किसान इतने दिन से दिल्ली में बैठे हैं, सर्दी से मर रहे हैं बेचारे, उनको कोरोना का नाम दे रहे हैं। कोरोना होता तो अब तक तो किसान जितने भी वहाँ भीड़ है ना सारी के सारी मर जाती और आधी दिल्ली खाली हो जाती। कोरोना है ही नहीं। कोरोना हुआ था अनिल विज को, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया भाई कि ये वैक्सीन जो कोरोना के लिए बनाई है ये बेस्ट है। एक पत्रकार के ऊपर अप्लाई किया गया है वैक्सीन, और दोनों की दोनों स्थिति पत्रकार की भी और अनिल विज जी की भी जो है डामाडोल है, ठीक है। तो ये डर कोरोना से नहीं, डर तो इस वैक्सीन से है। कोरोना का नाम लेकर के लोगों को घर के अंदर बिठा रहे हैं, और घर के अंदर लोग बैठ के देखते हैं टीवी। मीडिया जो है, जो सरकार बोलती है मीडिया सिर्फ वही टीवी पे दिखाते हैं और लोग उसी को फॉलो करते हैं, वही ब्रेन के अंदर बैठ जाता है, जिससे कि लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है। लोग घरों के अंदर मीडिया वाले वो चीज़ दिखा रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए, और इस दौरान जो सरकार कानून पास कर रही है वो तो मीडिया वाले दिखा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया जो है अपने अच्छे से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही। और क्या सोच रही है कोर्ट और ये मीडिया, क्या मतलब ठीक है कुछ दिन के लिए इनका चैनल फेमस हो जाएगा, कोर्ट में प्रमोशन मिल जाएगी उनको, ठीक है, लेकिन जिस समय इस देश के अंदर डायरेक्ट रूप से राजतंत्र शुरू हो जाएगा ना, उस समय ये राजा जो कि मोदी राज जो आजकल कह रहे हैं बहुत अच्छा राज है, ये राज जो है उस समय राजतंत्र में बदल जाएगा। और राजतंत्र में बदलने के बाद ये मीडिया के ऊपर भी अंग्रेजों की तरह मुंह बंद प्रेस कानून चालू कर देंगे दोबारा से। हालांकि बंद हुआ मजदूरी कानून तो मोदी सरकार ने इनडायरेक्ट रूप से लागू कर दिया 2021 में, अब आपको देखने को मिलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी कंपनियों के अंदर, 12 घंटे की परमानेंट कर दी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि एक किसान आंदोलन नहीं है, किसानों के साथ साथ युवा भी हैं। युवाओं के लिए वो NRT नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट रख दिया। पहले नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट पास करो, उसके बाद सरकार द्वारा निकाले गए फार्म का टेस्ट पास करो, यानी 2-2 टेस्ट रख दिए गए हैं। ये गलत नहीं है कि 2-2 टेस्ट रखना गलत है, गलत नहीं है, गलत है इनकी नीति, जो कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो पेपर लीकेज नहीं रुकेगा। इनको एक कमेटी बनानी चाहिए। हरियाणा के अंदर अगर कोई एग्जाम होना है, ठीक है, हरियाणा के अंदर कोई एग्जाम होना है तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर चले डिपार्टमेंट से निकल करके, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आए वो क्वेश्चन पेपर, उस डिस्ट्रिक्ट के DC की ड्यूटी होनी चाहिए। DC से नीचे हम बात करते हैं फिर ब्लॉक लेवल पे BDO की ड्यूटी होनी चाहिए, और BDO के साथ साथ BEO भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और साथ में DEO जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और साथ में जिस स्कूल में पेपर है उस स्कूल का प्रिंसिपल इसके अंदर इन्वॉल्व हो, यानी कि इस कमेटी के अंदर 5 सदस्य होने चाहिए मेन। अगर पेपर लीकेज होता है तो 5 के 5 को सस्पेंड, और जिस स्कूल से पेपर लीकेज हुआ है उस स्कूल को सील कर दिया जाए, तब जाके जो है एग्ज़ाम लीकेज, जो एग्ज़ाम लीक होते हैं, पेपर आउट होते हैं, वो रुकेंगे, ठीक है। अदरवाइज कितना ही ऑनलाइन करा लीजिए ये गवर्नमेंट, नहीं कोई पेपर रुकेगा। क्योंकि होगा क्या, फिर बच्चे ना कंपटीशन सेंटर पे जाके कोचिंग करने से बेस्ट फिर क्या करेंगे, हैकिंग के कोर्स की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर कोई सलाह एडवाइस देना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।